ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू हैं, जो आने वाली परीक्षा है आपकी, कि किस टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी का संदर्भ हमने जनवरी 2025 में जो आपके जो भी पीवाईक्यू आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो वो सारे लिए हैं इसमें। ठीक है। तो पार्ट वन है ये। इसके बाद कुछ एक वीडियो और बनाएंगे इसकी, जिसमें आपके सारे जो पीवाईक्यू हो वो कवर हो जाएंगे। और एक एक की हम एक्सप्लेनेशन भी इसमें साथ साथ करेंगे, कि जिससे जो आपके कंसेप्ट हैं वो भी साथ के साथ रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो पैटर्न दो जनवरी 2025 में फॉलो किया था, जिस टॉपिक्स में से क्वेश्चन बने थे, ठीक है, वही उस मिलते जुलते लगभग उन्हीं में से क्वेश्चन आगे बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पर्टेनिंग टू टीचिंग, कि टीचिंग के संदर्भ में क्या क्या इसमें सत्य है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, तो दोनों रिलेटेड हैं, सच चाहिए। नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, तो डिफरेंस तो होता है। टीचिंग पढ़ाना, ट्रेनिंग मतलब किसी को ट्रेन करना किसी, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। तो ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, तो कुछ इनफॉर्मल भी होती है, तो अकेला फॉर्मल टीचिंग नहीं होती, तो ये भी नहीं आएगा। टीचर इज ए सीनियर पर्सन, तो यंग भी हो सकते हैं, तो अकेला सीनियर नहीं होगा, तो ये भी नहीं आएगा। टीचिंग इज ए सोशल एक्ट, वेयर एज लर्निंग इज ए इंडिविजुअल एक्ट, कि टीचिंग सोशली हो सकती है क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको दूसरा बंदा चाहिए साथ साथ में। ठीक है, तो सोशल एक्ट है ये। और लर्निंग हम खुद से भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके सीख सकते हैं, तो ये इंडिविजुअल एक्ट है। तो ए और ई ये दो आपके करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान क्रोनोलॉजिकली, कि कोई भी एक लेसन प्लान बनाना है आपको, तो उसको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं आपको। सिलेक्ट द कंटेंट, शुरुआत में कंटेंट कंटेंट तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। इवेल्युएशन भी स्टार्टिंग में नहीं होगी। डिजाइन लर्निंग आउटकम्स, तो पहले आपको जो आउटकम्स चाहिए उसका एक डिजाइन बनाओगे। ठीक है, तो एक नंबर पे आपका ये आ जाएगा। फिर जो भी आपने जिस भी टॉपिक में रिसर्च करनी है या फिर जो भी स्टडी करना है, जो भी लर्निंग करनी है, फिर उसका आप कंटेंट देखोगे कि कंटेंट कहाँ पे कहाँ से लिया जाए और किस टाइप के कंटेंट से इसकी स्टडी की जाए। फिर टीचिंग का माध्यम देखोगे, मीडियम, कि मान लिया पीडागोजी आपने ले लिया। फिर लर्निंग होने के बाद इवेल्युएशन प्रोसेस पे काम करोगे, कि इवेल्युएशन को पहले डिजाइन करोगे, फिर उसके लिए डायग्नोस्टिक मेथड्स क्या करोगे, डिजाइन करोगे, जो आपकी जो लर्निंग है उसके प्लान को बता सके। तो इसमें आपका पहले नंबर पे सी, तो सी आपका दो ऑप्शन में है। फिर दूसरे नंबर पे ए भी दो ऑप्शन में है। ई ई भी दोनों में है। फोर्थ पे आपका बी आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द बिलीव दैट वन कैन मास्टर ए सिचुएशन एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम्स इज नोन एज, कि किसी एक सिचुएशन में मास्टर करना और उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट को निकाल लेना, इसको बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी गई है ये, कि सेल्फ एफिकेसी क्या होती है। इंडिविजुअल्स बिलीफ, ये किससे रेफर करती है, इंडिविजुअल्स बिलीफ इन देयर एबिलिटी, कि खुद के ऊपर इतना विश्वास, खुद की एबिलिटी के ऊपर इतना विश्वास, टू सक्सीड इन स्पेसिफिक टास्क या फिर सिचुएशन। ये इसकी डेफिनेशन नहीं होती है सेल्फ एफिकेसी की। तो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर किसी एक पर्टिकुलर काम में पॉजिटिव रिजल्ट निकालने की जो एबिलिटी है, और खुद का उसके ऊपर विश्वास, इसको बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी। फिर अगला है आपका एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो क्या क्या एडवांटेजेस होंगे इसमें। तो एडवांटेज में आपको पता है कि इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें कैसे होगी, क्योंकि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, या आपका समय की क्या करेगी, बचत करती है, कि घर बैठे आप एक्सेस कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को। ठीक है,
कहीं ऑफिस में या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके अटेंड नहीं करना पड़ता आपको, तो टाइम बचाती है। और टाइम बचेगा तो जो बाकी टाइम बच गया उसमें कुछ आप नया प्रोडक्टिव करोगे, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। गोइंग ग्रीन, गोइंग ग्रीन यानी कि पोल्यूशन कम होता है, पोल्यूशन कम होगा कैसे, कि ट्रैवल घटेगा, रिड्यूसेस ट्रैवल। और ट्रैवल घटेगा तो जो भी आप माध्यम यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए, वो कोई ना कोई कार्बन पार्टिकल्स को एमिट करता ही करता है। तो वो जो कार्बन है उसका एमिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोअरिंग कार्बन फुटप्रिंट। लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि पर्सनली तो कांटेक्ट कर ही लेते हैं हम वीडियो पे। क्लैरिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो ऑलवेज, ठीक है। अगर सिंपल इतना लिखा होता क्लैरिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, तो ये भी करेक्ट जाता आपका। लेकिन ऑलवेज लिख दिया है, तो ऑलवेज नहीं होता है, कुछ ऐसे रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे ऑडियो या वीडियो क्लियर ना हो, लेकिन वहां पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट और ए और बी दो हो जाएंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैच दी फॉलोइंग टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स देखो, पहले तो क्या होगा, ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होगा टीचिंग एड। नॉन प्रोजेक्टिव एड, तो ये भी नहीं होगा। मेड टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग। तो टीचिंग एड्स जो भी होंगे वो क्या करते हैं, टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को क्या बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कि एक तो सिंपल बोला जाए, और एक अभी, एक तो मैं सिंपल आपको ये बोल के बताता, अभी आपके सामने पीपीटी लगी हुई है, सब सब कुछ टाइप दिख रहा है आपको सामने, ठीक है। और ये जो ऑप्टिक पेन है इसके माध्यम से मैं आपको मिलान करके भी दिखा रहा हूँ इसके, तो ये क्या करता है, इंटरेस्टिंग बनाता है टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को, टीचिंग एड्स। चौक और बोर्ड, तो ये आपको पता है कि नॉन प्रोजेक्टिव एड है। नॉन प्रोजेक्टिव एड कौन से होते हैं, कि जो लाइट या फिर प्रोजेक्शन का यूज नहीं करते, डज नॉट यूज लाइट या फिर प्रोजेक्शन। तो जो इसका यूज नहीं करते वो हो जाएंगे आपके नॉन प्रोजेक्टिव एड। फिर ओवर हेड प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आपको पता है कि लाइट का यूज करता है ये, ठीक है। तो ये आपका है प्रोजेक्टिव एड। तो नॉन प्रोजेक्टिव जिसमें लाइट यूज ना हो, और प्रोजेक्टिव जिसमें लाइट या फिर प्रोजेक्शन का यूज हो। फिर MOOC, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, ठीक है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म है, तो ये हो जाएगा। तो ए का थ्री आपका दो में है, फर्स्ट में और फोर्थ में। बी का आपका टू है, तो बी का टू आपका फोर्थ में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये आपको दिया गया है, ये मैच करना है, ठीक है। फिर इंटरेक्टिव है, व्हाइट बोर्ड। तो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है। तो आपको पता है कि नॉन प्रोजेक्टिव एड है, कोई भी लाइट का यूज या प्रोजेक्शन का यूज ये नहीं करता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऑनलाइन एजुकेशन का माध्यम है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। LMS क्या है, तो ये एक प्रोजेक्टिव प्रोजेक्टिव एड है। और प्रोजेक्टर क्या करते हैं, प्रोजेक्टर जो लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, आसान बनाते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट हो रही है PPT, ऐसे मान सकते हैं आपके सामने। तो प्रोजेक्ट हो रही है तो इससे क्या हो गया है, इंटरेस्टिंग आपकी क्लास हो गई है, ठीक है। और जो LMS है ये एक प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है ये। सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ये आपने लेक्चर में देख भी लिया होगा। तो वो क्या करते हैं, प्रोजेक्टिव एड है सारे, वो लाइट का यूज करते हैं सब वो पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ए का सेकंड आपका तीन में है। बी का आपका फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट आपका, तो ये तो नहीं होगा, तो अब ये भी नहीं होगा। और सी का आपका है फोर्थ, तो सी का फोर्थ ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। What can be correctly inferred about the traditional teaching methods and support system? ट्रेडिशनल, कि ट्रेडिशनल में क्या था, कि एक टीचर आता था हाथ में डस्टर और चौक लेके और आके ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर देता था। तो उसके बारे में करेक्ट पूछा है कि वो जो सिस्टम था उसके बारे में क्या क्या इसमें से ठीक लिखा हुआ है नीचे जानकारी। तो टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द क्लास एंड टीच विद द यूजेज ऑफ
ब्लैक बोर्ड। तो ये आपको पता है कि ये बात क्या है, सत्य है। बैक टू बेसिक, कि बेसिक सिस्टम था आपका ये, तो ट्रेडिशनल आपका बैक टू बेसिक सिस्टम है, तो ये भी हो जाएगा इसमें। द स्टूडेंट कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू यूज सेल्फ लर्निंग टूल्स। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है ये, इसमें स्टूडेंट्स अपने आप से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो ये नहीं होगा। वर्चुअल लैब्स आर यूज्ड एज वन ऑफ द टीचिंग टूल्स। वर्चुअल लैब्स यानी कि ऑनलाइन माध्यम आप यूज कर रहे हो, तो ऑनलाइन माध्यम ये यूज करता नहीं है ट्रेडिशनल मेथड। चार्ट, मैप, टेक्स्ट बुक आर द प्राइम रिसोर्सेज एंड हैंडआउट्स आर यूज्ड बाय द टीचर्स। कि जो फिजिकल मटेरियल है, ये तीनों आपके फिजिकल मटेरियल, ठीक है। तो फिजिकल मटेरियल्स का पहले यूज होता था, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ए, बी और ई, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए टीचर असाइन ए वीडियो लेक्चर फॉर स्टूडेंट्स टू वॉच एट होम। कि एक टीचर ने एक वीडियो लेक्चर दिया है स्टूडेंट्स को घर पे देखने के लिए, कि कल क्लास में आने से पहले इसको देख के आना। नेक्स्ट डे इन द क्लास सी एंगेजेस स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज। कि जो उसने वीडियो दी थी जिस टॉपिक की, अब उसी का वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चों को फ्री छोड़ दिया है, कि उनको बोल दिया कि अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। तो विच अप्रोच शी यूज्ड इन दिस सिचुएशन। कि होम पे करने के लिए दिया है, और फिर आके हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज करनी है, तो ये क्या हो जाएगी। पहले क्या होता था ट्रेडिशनल मेथड में, पहले आपके जो टीचर हैं वो क्लासरूम में पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर आप घर पे जाके उनका एक्सपेरिमेंट करते थे, तोड़ फोड़ करते थे घर पे। लेकिन ये क्या कर दी है, सिचुएशन रिवर्स कर दी है, फ्लिप कर दी है। तो इसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। कि जो क्लासरूम में पहले काम होता था अब घर पे हो रहा है, तो जो घर पे होता था वो क्लासरूम में हो रहा है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, टू टीच ए पर्टिकुलर टॉपिक ए टीचर फर्स्ट गिव द स्टूडेंट टू वॉच द प्री रिकॉर्डेड वीडियो the lecture at home and then engages the students in discussion and problem solving activities in the class. This is an example of। तो सेम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, आपका आठवां जो क्वेश्चन था, सेम है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो घर पे देखने के लिए देंगे, और आने के बाद उसके ऊपर डिस्कस होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज होंगी। तो क्या है ये, फ्लिप्ड क्लासरूम। चाहे तो लिख सकते हैं इसकी, कि ये जो अप्रोच है या क्या करती है, फ्लिप्स द ट्रेडिशनल लर्निंग मॉडल। उसको फ्लिप कर देते हैं इसमें, तो इसीलिए इसका नाम फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है। जिससे कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो घर पे अपने कंसेप्ट सीखते हैं और अप्लाई क्लास में आके करते हैं। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स व्हाइल यूजिंग प्रोजेक्ट मेथड। कि जो प्रोजेक्ट मेथड है जिसमें आप लाइट या फिर प्रोजेक्शन का यूज करेंगे, उसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो क्या है इसकी करेक्ट सीक्वेंस, प्लानिंग द स्टडी। पहले तो प्लानिंग करोगे नहीं, पहले तो टॉपिक को आप आइडेंटिफाई करोगे। तो पहले टॉपिक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसके बाद क्या करोगे, अब करोगे स्टडी का प्लान, कि कितने टाइम में आपको कवर करना है, क्या क्या टॉपिक्स आपने मेनली उसमें पढ़ना है। फिर एनालाइज तो करोगे नहीं, पहले डाटा कलेक्ट करोगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर एनालाइज करोगे उस डाटा को, और लास्ट में इवेल्युएशन करोगे। तो बी, ए, डी, सी, ई। तो बी, ए, डी, सी, ई का थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है मैच द कॉलम। तो ये मैच करने हैं आपको। टीचर कौन होगा इसमें, सोर्स ऑफ नॉलेज तो होगा नहीं। टू हेल्प इन एक्वायरिंग नॉलेज, कि जो नॉलेज को ग्रहण करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। या फिर टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। हेल्प तो करते नहीं, फैसिलिटेट करते हैं। तो टीचर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है नॉलेज के ग्रहण को, ज्ञान के ग्रहण को। फिर लर्नर कौन होगा, तो लर्नर हो जाएगा आपका, सोर्स ऑफ नॉलेज तो ये भी नहीं है, हेल्प इन एक्वायरिंग नॉलेज ये भी नहीं है, नॉलेज क्रिएटर। तो नॉलेज क्रिएटर कौन हो जाएगा, लर्नर।
फिर लर्निंग मटेरियल क्या करेगा, ये आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज टू हेल्प इन एक्वायरिंग नॉलेज, ये हेल्प करती हैं, टीचर फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ए का है आपका थर्ड, तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रोमोटिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट इन द क्लासरूम, कि स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट क्लासरूम में बनी रहे, इसके लिए क्या क्या प्रमोट कर सकते हैं या फिर क्या क्या इसमें से सत्य है। इंक्रीज टीचर सुपरविजन, कि टीचर की अगर सुपरविजन क्लास में बढ़ जाए तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं भटकेगा और जो उनका फोकस है वो बना रहेगा। हेल्प्स कीप स्टूडेंट्स फोकस्ड, कि बीच बीच में वो टोकता रहेगा, बच्चों से सवाल पूछता रहेगा, तो स्टूडेंट्स भी क्या रहेंगे, एंगेज रहेंगे। तो ये तो हो गया आपका ए ऑप्शन। रिलेटिवली शॉर्ट क्लास ड्यूरेशन, तो इसका फायदा देख रहे हैं कि करेक्ट क्या है स्टूडेंट के एंगेजमेंट में। तो ये कि शॉर्ट क्लास रहे तो बच्चे जल्दी एंगेज रहेंगे, तो ये इसका कोई रिलेशन नहीं है उससे। कांस्टेंट प्रॉम्प्ट अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको बताते जाना कि अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो ये भी क्या करता है, प्रमोट करता है स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट को। कैसे, कि जब बार बार उनको हर एक स्टेप पे गाइडेंस मिलेगी तो जो कंफ्यूजन है वो कम होगा, कि अब मान लिया एक चैप्टर करके फिर अगले चैप्टर का नहीं पता है कि क्या करना है, तो वो पहले से बता दिया गया है, पहले से इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि अगला चैप्टर ये होने वाला है, तो जो कंफ्यूजन है वो कम होता है। तो ये भी होगा इसमें, ठीक है। फिर एक्टिविटीज विच क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स, कि जो सब सारे स्टेप्स क्लियरली डिफाइंड रहेंगे तो स्टूडेंट्स भी एंगेज रहते हैं उसमें, क्योंकि क्लियरिटी रहती है। क्लियरिटी ना हो तब बोर हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ए, सी और डी, सेकंड ऑप्शन। फिर टर्म्स दी गई हैं और फीचर्स दिए गए हैं, इनको मैच करना है। तो लर्नर डाइवर्सिटी हिंडर्स यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज फॉर टीचर्स, तो ये तो नहीं होगा। पुअर क्लास, अगला है लर्नर डाइवर्सिटी के लिए देखते हैं पहले। वर्सन द डिजिटल डिवाइड, या फिर रिक्वायर्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज, कि जो लर्नर की डाइवर्सिटी है, कि कोई किसी कल्चरल बैकग्राउंड से आता है, कोई किसी से आता है, तो उनकी सबकी जरूरतों को समझ के एक टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाना, इसको बोलते हैं लर्नर डाइवर्सिटी, ठीक है। ये उसका फीचर है। पुअर क्लासरूम वेंटिलेशन, अगर क्लासरूम में पुअर वेंटिलेशन है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हिंडर्स यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज फॉर टीचर्स, तो कोई इससे लेना देना नहीं है इससे। वर्सन दे डिजिटल डिवाइड, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। फिर एक बच गया आपका नेगेटिवली अफेक्ट्स कंसंट्रेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, कि अगर वेंटिलेशन कम है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और नेगेटिवली अफेक्ट करता है ये बच्चों के कंसंट्रेशन को। फिर डिजिटल इन इक्वलिटी, कि डिजिटल है तो डिजिटली जो डिवीजन होता है उसमें क्या करेगा, ये वर्सन कर देगा उस कंडीशन को। टीचर्स रिलक्टेंस टू इनोवेट, कि टीचर इनोवेशन नहीं करना चाह रहे हैं कुछ भी, अपना जो एक फिक्स पैटर्न है उसी के माध्यम से पढ़ाना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होने को तैयार ही नहीं है। तो ये क्या करता है, बाधा डालता है यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज फॉर टीचर्स। तो एक आपका थर्ड है इसमें, तो एक का थर्ड एक ही क्वेश्चन में, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन आपका, वन मस्ट बिकम टीचर विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन, व्हाट इज नॉट द इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू बिकम ए टीचर। इंट्रिंसिक यानी कि उसके आंतरिक जो एक प्रेरणा है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि जब कोई टीचर बनता है तो आंतरिक प्रेरणा के लिए क्या किस किस चीज की उसको जरूरत पड़ती है, ये बोल रहा है ये। तो एक तो अगर मान लो वो अपनी जो अपने काम से टीचिंग से सेटिस्फाई हो जाए, तो ये उसको क्या करेगा, ये तो होगा इसमें, ठीक है। पीछे लगा देते हैं मार्क, ठीक है, क्योंकि इसने पूछा कौन सा नहीं है इसमें इंटर्नशिप, तो ये तो होगा डूइंग इट फॉर इट्स
सेक, कि उसके लिए मतलब एक प्रयासरत रहना, हमेशा कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करते रहना, तो ये भी उसको मोटिवेट करेगा टीचर को। हैंडसम सैलरी, ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है इसका, ठीक है। मतलब अंदर से एक टीचिंग को नोबल प्रोफेशन माना जाता है, तो सैलरी से इसको देखा ही नहीं जाता है, तो थर्ड इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन स्टूडेंट्स एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन क्लास, द टीचर शुड नो, कि जब किसी स्टूडेंट को क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है, तो एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो गिव फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटीज टू देम टू रिस्पॉन्ड इन क्लासरूम, तो उनको बार बार अवसर देते रहना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए, ठीक है। रिड्यूसेस द टास्क विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट, कि काम को घटा दो, कि ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस थोड़ा सा उनका जो बर्डन है वो कम कर दो, तो ये भी ठीक है, ये भी करना चाहिए टीचर को। एम्फेसाइज ऑन द फ्यूचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेलियर, कि उनको बार बार फेलियर का याद करवाया जाए, ठीक है। फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम फेलियर हो, कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, तो ये टीचर को नहीं करना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बचा है आपका टीच सम यूजफुल लर्निंग स्ट्रेटेजीज, कि यूजफुल लर्निंग स्ट्रेटेजी ये तो बताता ही है टीचर, ठीक है, तो थर्ड इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, रिलेशनशिप इन विच ए लेस एक्सपीरियंस्ड लर्नर, कि शिक्षार्थी है जो वो कम अनुभवी है, एक्वायर्स नॉलेज, ज्ञान का ग्रहण करता है, एंड स्किल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, तो इसको क्या बोलते हैं। तो इसको ये याद रखना है कि इसको बोलते हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप, तो ये याद रखना है इसमें, कि जहाँ पे एक कम अनुभव वाला किसी ज्यादा अनुभव वाले से कुछ सीखता है, ठीक है, और उसमें वो एक्सपर्ट बन जाता है या फिर पॉजिटिव आउटकम निकाल देता है, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। और अगला क्वेश्चन इसका भी द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, कि एक टीचिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें से, तो नीचे जो लिखी है उनमें से ठीक कौन सी है। टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, तो गाइडेंस भी करनी है और ट्रेनिंग भी देनी है, तो ये तो होगा ही होगा। फिर अगला आता है आपका इंटरेक्शन बिटवीन अथॉरिटीज, अथॉरिटीज से और टीचिंग का कोई लेना देना नहीं है आपस में। टू प्रोवाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, तो दोनों टाइप की एजुकेशन देना जरूरी है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। एन आर्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन एन इफेक्टिव वे, कि एक कला है स्टूडेंट्स तक अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करने की, यानी कि उन तक पहुंचाने की एक प्रभावी तरीके से, तो ये भी है। टू प्रिपेयर पॉलिसीज फॉर कॉरपोरेट बॉडीज, तो कॉरपोरेट बॉडीज और टीचिंग का कोई लेन देन आपस में नहीं है, तो ए सी और डी ये तीनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट है क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग का। तो एक बार देखिए इसको, कौन से हैं इसमें। टू आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम्स, तो ये होगा कि क्रिटिकल एंड लॉजिक, आप चिंतन कर रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स को क्या कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है। टू एनालाइज दी प्रॉब्लम, की आइडेंटिफाई कर ली, उसको एनालाइज भी कर पा रहे हो। टू एस्टेब्लिश सब्जेक्टिव ट्रूथ्स, तो ये नहीं होगा। सब्जेक्टिव ट्रूथ क्या होता है, ये किसी भी एक क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। जो क्रिटिकल थिंकिंग या फिर लॉजिकल थिंकिंग है, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, एम्स फॉर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, सब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, नॉट सब्जेक्टिव ट्रूथ, तो ये इसमें नहीं आएगा। टू सिलेक्ट रेलिवेंट फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, की जो इससे संदर्भित फैक्ट्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करना, तो ये भी ठीक है इसका। टू ड्रॉ इन्फेरेंसेस एंड कंक्लूजन, तो उसका कंक्लूजन निकालना वहां से, ठीक है, इन्फेरेंसेस अनुमान निकालना, तो ये भी किस में आता है, क्रिटिकल एंड लॉजिक थिंकिंग में, तो ए बी डी ई।
ये चार ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद स्किल्स। तो स्किल्स के साथ क्या क्या इसमें से एसोसिएटेड नहीं है। तो प्रैक्टिस स्किल्स के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्या होंगी, स्किल्स इंप्रूव होंगी। प्रैक्टिस से क्या होती है, स्किल्स इंप्रूव। लर्निंग से आप कोई भी स्किल सीखते हो, स्किल्स आर लर्न। और प्रोफिशिएंसी क्या होती है, कि उस स्किल में आपने मास्टरी कर ली है। ठीक है, कि परफेक्ट हो गए हो उस स्किल में, शोज मास्टरी ऑफ स्किल। तो एक ही बच गया आपका, इनकैपेसिटी, असक्षमता। तो ये किसी भी स्किल का के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकती। ठीक है। पीडागोजी रेफर्स टू, तो पीडागोजी आपको पता है कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच हमने की थी। तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, कोरिलेट किया था हमने टीचर सेंटर्ड अप्रोच से इसको। ठीक है, कि जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर की सारी जिम्मेदारी बनती है। तो पीडागोजी वही है कि जिसमें टीचर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे बस से जो टीचर ने बताया वो पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है। और सेम आपकी थी टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है ये। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इंडिकेटेड बिलो। ये जो नीचे दी गई है ये लर्निंग आउटकम है। आइडेंटिफाई दोज विच आर सेड टू बी हाई लेवल आउटकम। हाई लेवल आउटकम आपने से इसमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है। तो लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स हाई लेवल नहीं थी। ठीक है। शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज, कि जिसमें एबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि हाई लेवल की, कि सोचने समझने की बात कर रहा है, तो ये इसमें आ जाएगा। अवेयरनेस, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग, तो ये हाई लेवल की बात नहीं है। ठीक है, अवेयर नॉर्मली भी लोग होते ही हैं। ठीक है, कि कुछ बोला उसका जवाब दे दिया, हाई लेवल की बात नहीं है। इमिटेशन, मैनिपुलेशन एंड प्रिसीजन। इमिटेशन यानी कि नकल करना, नकल करना हाई लेवल आउटकम नहीं है। आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, तो आर्टिकुलेशन किसी चीज को आर्टिकुलेट करना, उसको एक तरह से एक बहुत सारी चीजों को जोड़ के देखना, मतलब जो भी कंसेप्ट हैं उनको आपस में मैच कर पा रहे हैं, उनके बारे में समझ पा रहे हैं। ठीक है। और नेचुरलाइजेशन मतलब कि जो भी अपने व्यवहार में उसको बिल्कुल नेचुरल कर लेना, मतलब इतना वो सीख लिया है कि अब वो व्यवहार ही बन गया है। ठीक है, कि प्राकृतिक रूप से वो चीज अंदर से आ रही है। तो ये हाई लेवल आउटकम है। ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, कि उस जो भी आपने स्किल्स सीखी है, जो भी नॉलेज लिया है, जो भी लर्निंग ली है, वो आपका कैरेक्टर बन गई है। तो ये भी हाई लेवल आउटकम। तो BEF, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग की कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं इसमें से। तो रैली कोच, रैली कोच आपको पता है क्या होता है, क्या होगा रैली कोच, तभी इसमें कमेंट करेंगे कि रैली कोच क्या होता है। ठीक है। रैली कोच में क्या होता है, स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स, ये पेयर्स में काम करते हैं रैली कोच में। ठीक है, जिसमें से एक जो स्टूडेंट होगा वो अपनी परफॉर्मेंस देगा, और दूसरा उसको गाइड करेगा या फिर कोच करेगा या फिर उसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करेगा। स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स, तो रैली कोच है ये। ठीक है, वन स्टूडेंट्स इसमें परफॉर्म करता है, अदर क्या करता है, कोच करता है उसको। ठीक है। टोकन चिप्स, इसमें अलग अलग चिप्स बांट दी जाती है, जैसे पर्ची के ऊपर, पर्ची पे टोकन दे देते हैं आजकल, लाइन में लगते हैं कि इतना नंबर आपका है, फिर उसमें नंबर आपका है। तो ऐसे ही चिप्स सर्कुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स आपस में। और जिसको भी बोलना है वो अपनी एक चिप टेबल पे रखेगा, फिर वो बोल सकता है। ठीक है, यानी कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है बोलने की, लेकिन सबके पास इक्वल पार्टिसिपेशन का क्या होता है इसमें, मौका होता है। ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक कोऑपरेटिव
लर्निंग का शेड्यूल, शेड्यूल नहीं बनता है कोऑपरेटिव लर्निंग में कि किसी एक फिक्स शेड्यूल पे बोलना है किसी को और वो टाइम खत्म होते ही बंद हो जाना है। नहीं, जब तक आपकी बात कंप्लीट नहीं होती है, जब तक आप अपना व्यू है वो समझा नहीं देते हैं, जब तक आप बोल सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इसी को बोलते हैं। राउंड टेबल, राउंड टेबल जैसे मान लिया इस टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं और एक के बाद एक ऐसे बोले बोलने का मौका सबको मिलता है, अपने व्यूज शेयर करने का। तो ये भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग है, सबको मौका मिल जाता है इसमें। और लास्ट आपका थिंक पेयर और शेयर, कि पहले किसी चीज के बारे में सोचना, फिर पेयर कर बनाना, जोड़ा बनाना, फिर उसके उसके साथ डिस्कस करना और फिर सबके साथ उसको शेयर करना। तो ये चार स्ट्रेटेजीज आती हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में इनमें से। तो ए बी डी और ई, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, कि इसमें से कौन से फीचर्स नहीं है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी पे आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बनता है इसमें से इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करना है। तो कौन सा फीचर नहीं होगा इसमें? इंडिविजुअल कंपटीशन, कोऑपरेटिव लर्निंग का ये फीचर नहीं होता, ठीक है। तो इंडिविजुअल कंपटीशन ये कोऑपरेटिव लर्निंग में नहीं आता, कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं, सबके सहयोग से आगे बढ़ते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में। तो नोट द फीचर, तो ये फीचर नहीं है इसका, तो ये आ जाएगा। पॉजिटिव इंटर डिपेंडेंस अमंग स्टूडेंट्स, कि पॉजिटिवली एक दूसरे पे क्या है स्टूडेंट्स डिपेंड, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी का पार्ट होता है, तो ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसने पूछा नोट द फीचर, तो ये याद रखना है इसमें। सोल रिलायंस ऑन टीचर गाइडेंस, तो टीचर गाइडेंस पे अकेले निर्भर नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, आपस में प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो ये भी फीचर नहीं है। इंडिविजुअल रेदर देन ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, नहीं, ग्रुप की भी अकाउंटेबिलिटी होती है और खुद की भी अकाउंटेबिलिटी होती है, तो दोनों की इसमें अकाउंटेबिलिटी सेट होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए सी और डी, तो ये ऑप्शन इसमें आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रेटजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, तो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग की। तो जनवरी 2025 में ये तीसरा क्वेश्चन है ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी पे पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से करना है इसको। कॉर्नर, कॉर्नर्स मतलब कोने, कि एक कमरे को एज्यूम कर लो आप, तो उसके हर एक कोने में अलग अलग चारों कोनों के अपने मत हैं, ठीक है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, अलग अलग कॉर्नर पे क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे स्टूडेंट, मूव टू डिफरेंट कॉर्नर्स बेस्ड ऑन देयर ओपिनियन, कि अपने अपने मत को लेके, कि जो जिनका मत मैच करता होगा वो दो एक कोने में चले जाएंगे, अगर मान लो वो अकेला है तो अकेला एक कोने में चला जाएगा, ठीक है। या फिर जो भी उसके स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अलग अलग कोने में वो चले जाते हैं, ठीक है। अपना अपना मत वहां पे अच्छे से सोचते हैं, विचार कर उसके बारे में, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, ग्रुप में डिस्कस करते हैं, देन डिस्कस इन ग्रुप। तो ये होता है कॉर्नर। फिश बाउल, फिश बाउल होता है आपका कि दो घेरे बनते हैं इसमें, एक इनर सर्कल एक आउटर सर्कल। पहले जो इनर सर्कल वाले हैं ये आपस में डिस्कस करते हैं, और जो आउटर सर्कल में होंगे ये बस ऑब्जर्व करते हैं और नोट्स बनाते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं। और फिर बाद में जब अंदर वाले घेरे का मत कंप्लीट हो जाएगा, जब वो अपनी सारी जानकारी दे देंगे, साझा कर लेंगे, फिर इनर सर्कल वाले बाहर वाले सर्कल में आ जाएंगे और बाहर वाले इनर सर्कल में आ जाएंगे। तो ये होता है फिश बाउल टेक्निक। तो ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट है। टीम वर्ड वेबिंग, अब ये क्या चीज होती है, ठीक है, कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे मिलके, वेब का मतलब होता है एक नेट, जाला, ठीक है, कि जो इस तरह का नेट देखा होगा आपने, कि पक्षियों या पशुओं को फंसाने के लिए प्रयोग करते हैं कई बार, तो इस तरह का नेट देखा होगा। तो यानी कि क्या करते हैं, कंसेप्ट का एक नेट, एक जाल सा बना देते हैं बच्चे आपस में कोलेबरेट करके, और एक कंसेप्ट का पूरा मैप बना देते हैं, मैप तैयार कर देते हैं किसी एक सेंट्रल टॉपिक के, मतलब कोई एक टॉपिक दे दिया और उसके इर्द गिर्द अपनी जो व्यूज हैं, अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं, अपने जो ओपिनियंस हैं, उनका जाल बना देते हैं। इसको बोलते हैं टीम वर्ड वेबिंग। तो ये भी किसका पार्ट है, कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट है। राउंड रोबिन ब्रेन,
तो राउंड रोबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग ये क्या चीज होती है कि जैसे मान लिया कि राउंड रोबिन कि एक के बाद एक, कि टर्न्स आती हैं इसमें, कि पहले मान लिया 10 स्टूडेंट हैं तो पहले ए बोलेगा, फिर बी बोलेगा, फिर सी, फिर डी, इस तरह से राउंड में चीजें चलती हैं इसमें। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इक्वल पार्टिसिपेशन क्या होता है, इंश्योर होता है, इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन। तो ये भी किसका पार्ट है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज का। तो चारों जो इसमें दिए गए हैं कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज के पार्ट हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका अरेंज द स्टेप्स ऑफ टीम पेयर सोलो स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसके नाम में इसका मतलब है कि पहले तो टीम में काम करेंगे, ठीक है, फिर किसी एक के साथ पेयर बनाएंगे और फिर अकेले उसका रिजल्ट देंगे। ठीक है। तो पहले एक लार्ज टीम बनेगी, ठीक है, कोलेबरेट एज ए लार्ज टीम। तो पहले नंबर पे आपका सी आ जाएगा। और सी आपका, सॉरी, एक चीज और है इसमें, ये बी ऑप्शन नहीं देखा है इसमें। तो सिलेक्ट टॉपिक, पहले तो एक टॉपिक सिलेक्ट होगा, टॉपिक सिलेक्ट होने के बाद फिर जो उस टॉपिक में इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनकी एक टीम बनेगी। ठीक है, फिर टीम बनेगी, और टीम बनने के बाद फिर टीम में डिस्कस हो गया, अब किसी एक के साथ पेयर बनेगा। ठीक है, तो वर्क ऑन ए सिमिलर प्रॉब्लम इन पेयर। तो टीम वाला पार्ट आपका हो गया सेकंड ऑप्शन में, फिर पेयर बन गया आपका थर्ड ऑप्शन में, यानी कि डी वाले में। और जो सोलो है कि कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली, ये आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा इसका। तो इसका आ जाएगा बी सी डी ए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इतना ही रखते हैं आज का, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाते हैं इसकी। तो आप थोड़ा थोड़ा लेके अपना तैयारी कीजिए कंसेप्ट की। ठीक है। इसके बाद 25 क्वेश्चन और हैं, 50 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं ये, जो इम्पोर्टेंट हैं। तो 25 क्वेश्चन की एक वीडियो, इसका जो भाग 2 है उसको भी जरूर देखिए। ठीक है, और अपनी इसी के अकॉर्डिंग जो अपने कंसेप्ट्स हैं वो एक बार रिवाइज करके और तैयारी कीजिए। ठीक है जी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।